नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य के तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, जो कि यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, DSSS, केवीएस मतलब हिंदी साहित्य से संबंधित ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के लिए लाभदायी होता है। और हमने अपना जो आधार है, सिलेबस जो है नेट JRF को बना रखा है और उसी की हम तैयारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करते हैं। तो देखिए, आज मैं आपके लिए रिवीजन प्लस प्रैक्टिस सीरीज में लेके आया हूँ रीतिकालीन साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। आदिकाल, आधुनिक काल को हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो हम क्या है, रीतिकाल को बहुत ही कम महत्व देते हैं। लेकिन जब प्रश्न जो सेट करने वाला होता है, कभी प्रश्न सेट करता है तो एक ही काल को ज़्यादा महत्व दे देता है। इसलिए हमें सबको बराबर महत्व देना है, किसी को कम ज़्यादा नहीं, सबको हमें उतना ही पढ़ना है जितना कि हमने सभी कालों को पढ़ा है। तो देखिए, आज हम रीतिकालीन साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और उससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उनके इतिहास ग्रंथ से लिए गए जितने भी तथ्य हैं, आपको पता है कितने महत्वपूर्ण हैं। तो इन सभी तथ्यों को हो सके तो आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको इसकी PDF तो मिलेगी ही, बाकी आप खुद से नोट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए क्या है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर उत्तर मध्यकाल। आपको पता है कि जो पूर्व मध्यकाल था उसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, वही जो उत्तर मध्यकाल है उसको हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से आदिकाल था, उसके बाद आया मध्यकाल। मध्यकाल को हमने दो भागों में बांटा, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल जो समय है उसको हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। उसके बाद का जो काल है आधुनिक काल है। तो देखिए क्या है, अगर हम इसकी प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल जो है इसका नाम पड़ा है, क्योंकि इसमें जो प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है, काव्य की प्रवृत्ति है, वो रीति से ज़्यादा परिपूर्ण देखने को मिलती है। और इसकी जो समय सीमा है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक हमें देखने को मिलता है। और ईस्वी में देखें तो 1643 से 1857, कहीं कहीं 43 भी देखने को मिलता है। तो ये जो है रीतिकाल का समय सीमा है। और देखिए, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को 3 प्रकरणों में बांटा है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ेंगे तो आदि काल में भी हमें 3-4 प्रकरण देखने को मिलते हैं। उसके बाद भक्ति काल में 4 प्रकरण देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो रीतिकाल है उसमें हमें 3 प्रकरण देखने को मिलते हैं। तो ये प्रकरण पूछे जाते हैं कि आधुनिक काल में उन्होंने कितने प्रकरण दिए, आदि काल में कितने प्रकरण दिए। तो ये सारे प्रकरणों को आप जरूर देख लीजिएगा और हो सके तो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो भूमिका है उसको एक बार पढ़ने का प्रयास खुद से जरूर कीजिएगा। देखिए क्या क्या है, प्रकरण के क्या क्या नाम है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को 3 प्रकरणों में बांटा है, मतलब कि 3 भागों में बांटा है। भाग या प्रकरण एक जो है सामान्य परिचय, जो कि सब में है। उसके बाद है रीति ग्रंथकार, रीति ग्रंथकारों के बारे में बताया कि कौन कौन जो रचनाकार हैं इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है रीतिकाल के आश्रित कवि, जो आश्रित कवि हैं उनके बारे में भी इसमें बताने का प्रयास किया गया है। रीतिकाल का अगर हम समय देखें तो समय सीमा अगर हम इसकी देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत आपको पता है कि 57 साल जो होता है ईस्वी सन से हमेशा आगे चलता है। तो विक्रम संवत 1700 विक्रम संवत से लेकर 1900 विक्रम संवत है, जो कि सर्वमान्य मत माना जाता है। सबके द्वारा ये माना जाता है कि ये जो डेट है सही है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार देखें तो विक्रम संवत 1600 से 1800 भी माना जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ज़्यादा महत्व दीजिएगा। उसके बाद इनका भी पता होना चाहिए ताकि प्रश्न कभी मिलान वाले आ जाएं तो आप इसको भी कर सके। रीतिकाल का जो इतिहास है 200 वर्षों का है। जो गुलामी का मतलब हमारा वर्ष था, जितने वर्ष हमने गुलामी जी है, वो सारा का सारा जो इतिहास है वो रीतिकाल के अंतर्गत ही आता है। और देख लीजिए, रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार क्या क्या दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। ग्रियर्सन ने ऐतिहासिक रीतिकाव्य दी आर्स पोएटिका इसका नाम दिया। ग्रियर्सन ने ये जो रचना लिखी है ऐतिहासिक रीतिकाव्य दी आर्स पोएटिका। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें
तो उत्तर मध्यकाल कहा है उन्होंने, और इसी का जो नाम दिया है रीतिकाल भी दिया है। मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कहा है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल, विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल कहा है। तो मिश्र बंधुओं का मत भी पूछा जाता है कि अलंकृत काल जो है किसने कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कहा है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और रमा शंकर शुक्ल रसाल ने इसको कला काल कहा है, और डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने इसको रीति श्रृंगार काल कहा है। और देख लीजिए त्रिलोचन ने इसको अंधकार काल कहा है। तो देखिए त्रिलोचन का मत जो है अंधकार काल वाला, यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अंधकार काल रीतिकाल को किसने कहा है और किस काल के लिए अंधकार काल का प्रयोग किया जाता है, तो रीतिकाल के लिए। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने इसको साहित्य शास्त्रीय काल कहा है, और रीतिकाल के प्रवर्तकों के भी नाम देख लीजिए क्योंकि यह भी प्रश्न इससे बनेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें तो इन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को माना है रीतिकाल के प्रवर्तक। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन्होंने केशव दास को माना है, केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। इनका जो समय है 1555 माना जाता है, और ये सर्वमान्य भी है कि रीतिकाल के जो प्रवर्तक है केशव दास ही है। ठीक है, तो इनके बारे में जरूर जानिए आप। और रीति काल के उदय के कारणों को अगर हम देखें कि रीतिकाल का जो उदय है वो हुआ क्यों, तो उनको देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की प्रेरणा। तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल का मत है कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जिस समय ये काव्य लिखे जा रहे थे उस समय ज़्यादातर जो कवि थे राजाश्रित थे, इसीलिए रीतिकाल मतलब रीति की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। रीति का मतलब होता है मार्ग, एक ही मार्ग से काव्य करने की जो प्रवृत्ति है वह हमें इस काल में देखने को मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या है, संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की प्रेरणा, मतलब कि काव्य शास्त्रीय पद्धति से जो काव्य या जो रचनाएं लिखी गई इसके कारण भी हम इसको एक रीतिकाल कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है ये मत, और इसको देख लीजिए। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कवियों का हताश होना निराशा के कारण, कवि जो थे इस समय हमें सबसे ज़्यादा हताश निराश दिखे, केवल नक्सिक वर्णन, श्रृंगार काल, श्रृंगारिकता का वर्णन, तो ये जो है साहित्य को एक तरह से निकृष्ट रूप में ले गया। उन्होंने रीतिकाल में जो साहित्य बहुत ज़्यादा मतलब नीचे स्तर का चला गया, इसलिए नगेंद्र के अनुसार कवियों का हताश या निराश के कारण भी बताए गए हैं। नामवर सिंह के अनुसार देखें तो नवीन विषय वस्तु की तलाश हमें रीतिकाल में देखने को मिलती है। रीतिकाल के पतन के कारण को देखते हैं कि मतलब जो रीतिकाल है वह खत्म कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, किस तरह से। रीतिकाल के पतन के सबसे बड़ा कारण अतिशय श्रृंगारिकता थी, मतलब श्रृंगारिकता इतनी ज़्यादा थी कि मतलब श्रृंगारिकता ही हमें केवल काव्य में देखने को मिलती थी और समाज से उसका कोई भी जुड़ाव नहीं था। इसमें चमत्कार प्रवृत्ति अधिक थी, चमत्कार मतलब होता है उस प्रकार की प्रवृत्ति इसमें ज़्यादा थी, और काव्य में लोकमंगल की भावना का अभाव था। रीतिकाल के महत्वपूर्ण अगर विशेषताओं को देखें तो देखिए क्या क्या है। इन रचनाकारों में कवि और आचार्य बनने की प्रवृत्ति थी। कवि और आचार्य, देखिए आचार्य बनने की जो प्रवृत्ति है ना वह हमें रीतिकाल से ही देखने को मिलती है। और ये जो प्रवृत्ति है आचार्य बनने की, जैसे कि कोई टीचर होता है तो टीचर को शिक्षक कहते हैं, और वही टीचर जब एक विषय में महारत हासिल कर लेता है, पीएचडी कर लेता है, तो उसको हम आचार्य कहते हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है, रीतिकाल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। दरबारी संस्कृति का चित्रण प्रमुखता के साथ किया गया था। लक्षण और काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की अधिक रचना हुई है। ब्रज भाषा और श्रृंगार रस की प्रधानता के साथ साथ सतसई परंपरा का भी पुनरुद्धार हुआ है। तो रीतिकाल में सतसई रचनाएं लिखा गई, श्रृंगार रस की प्रधानता थी, ब्रज भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ों के अतिशयता के कारण ही रीतिकाल जो है धीरे धीरे पतन होने लग गया, इन सभी चीज़ों का मतलब ह्रास होने लग गया।
अब क्या है, मुक्तक काव्यों की प्रधानता और रसानुकूल छंदों का प्रयोग हुआ। नायिका भेद का चित्रण के साथ कला पक्ष पर अधिक बल दिया गया। काव्य शिक्षा, नीति, भक्ति, वैराग्य के लिए दोहा छंदों का प्रयोग हुआ। मुख्यतः श्रृंगार रस एवं अल्प मात्रा में वीर रस और भक्ति रसों का भी चित्रण हुआ है। नारी के मादक रूप एवं ऐश्वर्य रूप का चित्रण हुआ, मतलब नारी को एक तरह से इन्होंने उपभोग की वस्तु बना दी, विलासिता की वस्तु बना दी काव्यों के माध्यम से। इसीलिए नारी की जहाँ पे मतलब निंदा होती है या जहाँ नारी को धुतकारा जाता है वह ह्रास का काल ही कहलाता है। तो इस तरह से रीतिकाल का जो है ह्रास होने लग गया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार देखें तो रीतिकाल का जो वर्गीकरण हुआ है, मतलब इसका विभाजन हुआ है, वह किस प्रकार हुआ है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है, रीतिकाल के बारे में विशेष तथ्यों को देख लेते हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि जो है बिहारी को माना जाता है। बिहारी एक ऐसे रचनाकार हैं जो कि राजस्थान के रहने वाले थे, लेकिन उनका जो नाम था बिहारी था, ठीक है। और उन्होंने नक्सिक वर्णन और नायिका भेद इस प्रकार की रचनाएं ज़्यादा की हैं, इसलिए इनको प्रेम के पीर का कवि भी कहा जाता है। रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास हैं। रीतिकाल के अंतिम कवि जो हैं ग्वाल हैं, और इनको भी देख लीजिए। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि जो है पद्माकर हैं। तो पद्माकर के बारे में भी पूछा जाता है, इनके काव्यों के बारे में भी पूछा जाता है कि काव्य दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि किसकी रचना है। रीतिकाल का विलक्षण एवं राष्ट्र कवि जो है भूषण है, मतलब रासो काव्य की जो प्रवृत्ति है हमें भूषण में देखने को मिलती है। और इन्होंने छत्रपति शिवाजी के बारे में बहुत मतलब सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, और इन्होंने छत्रपति शिवाजी के बारे में अनेक कविताएं लिखी हैं। श्रृंगारिक काव्य लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि जो हैं द्विज देव हैं। तो ये सारे के सारे आप देख रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रीतिकाल से। अगर आप इनको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। रीतिकाल के जो अंतिम आचार्य कवि हैं वह हैं भिखारीदास। भिखारीदास को रीतिकाल का अंतिम आचार्य माना जाता है। उसके बाद आचार्य की जो प्रवृत्ति है वह खत्म हो गई थी। उसके बाद आधुनिक काल में आचार्य की जो आचार्य वाला जो सिस्टम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय से फिर से लागू होता है, और आचार्य की पद्धति फिर से शुरू होती है। रीतिकाल में श्रृंगार रस के लिए सवैया छंद, वीर रस के लिए कवित्त छंद और भक्ति रस के लिए दोहा छंद का प्रयोग हुआ करता था। रीतिकाल के कवि और उनकी महत्वपूर्ण अगर रचनाएं देखें तो देख लेते हैं। विषय की दृष्टि से रीतिकाल के कवि 4 प्रकार के हैं। पहले है रीतिबद्ध, जो कि रीति में बद्ध मतलब रीति से बद्ध कर कविताएं लिखते हैं। फिर है रीति सिद्ध कवि, फिर है रीति मुक्त कवि। तो ये 3 प्रकार के कवि हैं, तो इनके बारे में जानना चाहिए। रीतिबद्ध कवि वो होते थे जो काव्य शास्त्रों के अनुसार रचना करते थे। रीति सिद्ध कवि वो होते थे जो कि काव्य शास्त्रों को मतलब ध्यान में रख के, लेकिन वो अपने खुद से नए उदाहरण देकर रचना करते थे, वह रीति सिद्ध थे। रीति मुक्त कवि वो थे जो कि अपने अनुसार जो उनको मन करता था उस आधार पर वो रचना किया करते थे। अब इसको देख लेते हैं। केशवदास जो है रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं, और रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं बिहारी, और रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं घनानंद। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। पूछा जाएगा कि कौन सा कवि जो है किस पद्धति के अंतर्गत फिट बैठता है, और इसको देख लीजिए। देव कवि जो है वह भी रीतिबद्ध में आता है। उसके बाद नेवाज जो है रीति सिद्ध में आता है। बोधा रीति मुक्त में आता है। कुलपति जो है रीतिबद्ध में है। वृंद कवि रीति सिद्ध में है। आलम जो है रीति मुक्त में है। भूषण जो है रीतिबद्ध में है। बेनी कवि जो है रीति सिद्ध में है। ठाकुर जो है रीति मुक्त में है। भिखारी दास जो है वह भी रीतिबद्ध है, और पजनेश जो है रीति सिद्ध है, और द्विजदेव जो है वह है रीति मुक्त। तो ये सारे कवियों को आप देख रहे होंगे कि ये इन पद्धतियों के अंतर्गत आते हैं। चिंतामणि रीतिबद्ध है। सेनापति जो है रीति सिद्ध है।
मतीराम भी रीतिबद्ध कवि हैं। हठी जी जो है रीति सिद्ध कवि हैं। श्रुति मिश्र जो है वह भी रीतिबद्ध है। विक्रमादित्य जो है रीति सिद्ध है। और जसवंत सिंह जो है रीतिबद्ध है। और रसनिधि जो है रीति सिद्ध है। सोमनाथ भी रीतिबद्ध है। नृप शंभु जो है रीति सिद्ध है। ग्वाल कवि जो है रीतिबद्ध है। पद्माकर जो है रीतिबद्ध है। और देख लीजिए मंडन मिश्र जो है रीतिबद्ध है। कुमार मणि रीतिबद्ध है। तोष कवि रीतिबद्ध है। रसिक गोविंद जो है रीतिबद्ध है। और ये सारे जो है इस प्रकार के रचनाकार हैं। 1 मिनट। अब देख लीजिए सर्वांग निरूपण, रस निरूपण, अलंकार निरूपण और छंद निरूपण, इस प्रकार की रचनाएं हमें इस काल में देखने को मिलती है। और उसके बाद देख लीजिए रीतिबद्ध के कवियों को डॉक्टर बच्चन सिंह ने 2 भागों में बांटा है, रीति चेतस और काव्य चेतस। तो रीतिबद्ध कवियों को बच्चन सिंह ने 2 भागों में बांटा है, रीति चेतस और काव्य चेतस। और ये भी रीतिबद्ध कवियों की प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो केशव दास की जो जन्म है 1555 में हुआ, 1617 में इनका निधन हुआ। और इनकी रचनाएं हैं रसिक प्रिया 1591 ईस्वी की है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया 1601 ईस्वी की है। रामचंद्र चंद्रिका जो कि राम जी पर आधारित ही ग्रंथ है, जो कि रामचरितमानस के बाद इन्होंने कहते हैं एक रात में ही रचना कर दी थी रामचंद्र चंद्रिका की, जिनका 1601 में इसका भी प्रकाशन हुआ है। वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी की रचना है। रत्न बावनी 1607 ईस्वी की रचना है। छंदमाला 1607 ईस्वी की रचना है। नखशिक 1607 ईस्वी की रचना है। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी की रचना है। और जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी की रचना है। चिंतामणि, देखिए चिंतामणि जो रचनाकार है उनका जन्म 1609 ईस्वी में हुआ है और 1685 में इनका देहांत हो गया है। इनकी रचनाएं देखें तो कविकुल कल्पतरु, देखिए कविकुल कल्पतरु बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चिंतामणि की रचना है। काव्य विवेक, रस विलास, छंद विचार, पिंगल और श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, तो ये सारी रचना जो है चिंतामणि की है। भूषण का जन्म 1613 में हुआ है, 1715 में इनका निधन हो गया है। तो देख लीजिए इनकी रचना है शिवराज भूषण जो कि शिवाजी पर आधारित है। अलंकार प्रकाश, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, छंदो हृदय प्रकाश, ये सारी जो रचनाएं हैं इनके द्वारा वीर रस की लिखी गई है। तो ये सारी रचनाएं जो है भूषण के द्वारा लिखी गई है। कुलपति मिश्र रस रहस्य, श्रृंगाम सार, दुर्गा शक्ति चंद्रिका और युक्ति तरंगनी, नक्सिक, तो ये सारी रचना कुलपति मिश्र की है। कुमार मणि की रचना है रसिक रंजन और रसिक रसाल। तो कुमार मणि की रचना है रसिक रंजन और रसिक रसाल। और इसको भी देख लीजिए। सोमनाथ की रचना है रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास और माधव विनोद। भिखारी दास की रचना है रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्द नाम कोश, छंदर्ण्य, पिंगल, अमर प्रकाश, शतरंज, सतीका, विष्णु पुराण भाषा। तो ये सारी रचनाएं जो हैं भिखारी दास के। देखिए रीति काल में कुछ रचनाकार जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे भिखारी दास हो गए, भूषण हो गए, कुलपति मिश्र हो गए, और ये सारे जो रचनाकार हैं जिनको मैं बोलता जा रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है, तो उनकी रचनाओं को आप जरूर देखते चलिएगा। अब इसको देख लेते हैं रसिक गोविंद जो है समय प्रबंध इनकी रचना है। युगल रस माधुरी और प्रताप शाही जो है जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी और व्यंगार्थ कौमुदी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, युगल नखशिक, रस चंद्रिका। अमीर दास की रचना भी देख लीजिए। सभा मंडल वृत चंद्रोदय, ब्रज विलास सत्सई और शेरसिंह प्रकाश वैद, कल्पतरु, अश्व संहिता प्रकाश। और ग्वाल कवि, देखिए ग्वाल कवि भी महत्वपूर्ण है।
रसिकनंद, हमीर हठ, कवि दर्पण, बलवीर विनोद, साहित्यानंद, गुरु पचासा, निम्बार्क निम्बार्क स्वाम्यष्टयाम, नेह निर्माण, और विजय विनोद, भक्त भावन, और है इश्क लहर और दरियाव। तो ये सारी सारी महत्वपूर्ण है। अब देखिए रसलीन की भी देख लीजिए, क्योंकि रसलीन से भी पूछा जाता है। रसलीन का जन्म 1699 में और 1750 में इनका निधन हो गया। रस प्रबोध और अंगदर्पण। पद्माकर 1753 में और 1833 में इनका निधन हो गया। हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप विरुदावली और पद्माकर अलंकार, कवि पचीसी, जगत विनोद रीति ग्रंथ, है ना। बेनी प्रसाद का अगर हम बात करें तो नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश। सुखदेव मिश्र की बात करें तो वृत्त विचार, छंद विचार, रसार्णव, फाजिल, अली प्रकाश अध्यात्म, और प्रकाश रस रत्नाकर। तो ये सारी सारी रचनाएं जो हैं रीतिकाल रचनाकारों के द्वारा लिखे गए हैं। जसवंत सिंह भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ है, और अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। तो ये सारी सारी रचनाएं जो हैं आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। मती राम का जो जन्म है 1613 में हुआ है, मती राम, और निधन जो है इनका नहीं पता है। और ललित ललाम पूछा जाता है, तो मतीराम की रचना है अलंकार पंचाशिका, रसराज, मतीराम सतसई, वृत्त, कौमुदी, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, छंद सार संग्रह। सुरती मिश्र अलंकार माला, रस रतन माला, काव्य सिद्धांत, बेताल पच्चीसी, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर और भक्ति विनोद। तो ये सारी सारी जो रचनाएं हैं पूछी जाती है, तो इन पे जरूर आप ध्यान दीजिएगा। इसको भी देख लीजिए। देव कवि 1673 से 1767 ईस्वी। भाव विलास, अष्टयाम, रस विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, और देव शतक, देव चरित, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुख सागर, तरंग, देव माया, फिर है प्रपंच, प्रबोध, चंद्रोदय, जाति विलास, प्रेम तरंग और राग रत्नाकर। तो ये सारी सारी रचनाएं किसकी है? देव कवि की है। अगर हम रीति सिद्ध कवियों की प्रमुख रचनाओं को देखें तो इसको भी देख लेते हैं। बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि है। 1595 में इनका जन्म हुआ, 1663 में इनका निधन हो गया। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। और सेनापति का जन्म 1589 में हुआ है और निधन जो है पता नहीं है। और रचनाएं हैं इनकी कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। देखिए बिहारी सतसई भी पूछी जाती है, काव्य कल्पद्रुम भी पूछी जाती है। और वृंद कवि जिनका जन्म 1643 में हुआ है और 1723 में निधन हुआ है। तो 12 मासा भाव, पंचाशिका, नयन पचीसा, पवन पचीसा, वृंद सतसई और यमक सतसई, ये सारी सारी रचनाएं हैं। श्रृंगार शिक्षा की अगर हम बात करें तो इसको भी देख लेते हैं। श्रृंगार शिक्षा देखिए नृप शंभु 1657, ठीक है। श्रृंगार शिक्षा जो है ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई रचना है, वृंद कवि के द्वारा। अब नृप शंभु के बारे में देख लेते हैं। 1657 में इनका जन्म हुआ है, निधन नहीं पता है। रचनाएं इनकी है नायिका भेद और नक्सिक, सात शतक, बुद्ध भूषण, इनकी 3 रचनाएं ब्रज भाषा में हमें देखने को मिलती है। अब इसको भी देख लेते हैं। राम सहाय भक्त, राम सतसई वाणी और भूषण ककहरा और पजनेश की रचना देख लेते हैं। मधुर प्रिय, राजनेश और प्रकाश नक्शिक। रीतिमुक्त धारा के कवियों की प्रमुख रचनाओं को अगर हम देखें तो ये सारी सारी अब हमें देखने को मिलेगी, तो इनको भी देख लेते हैं। आलम जो है 1740 में इनका जन्म हुआ है, 1760 में इनका निधन हुआ है। रचनाएं इनकी है आलम केली, श्याम स्नेही, माधवानल और माधवानल काम कंदला। तो ये पूछा जाता है तो किसकी रचना है? आलम की रचना माधवानल काम कुंदला, सुदामा चरित और
ठाकुर, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, ये सारी सारी पूछी जाती है, तो इन पे विशेष ध्यान दीजिए आप। और देखिए और देखते हैं, अगर हम बोधा की बात करें तो इनका मूल नाम जो है बुद्ध सेन है, और इनकी रचना का नाम है विरह वासिक इश्कनामा। और द्विजदेव की बात करें तो 1820 में इनका जन्म हुआ है, और 1869 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। तो इनका जो मूल नाम है वह नाम है मान सिंह, ठीक है। द्विजदेव का मूल नाम जो है मान सिंह है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी देखते चलिए। और इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार लतिका और सौरभ। घनानंद 1689 ईस्वी और 1739 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। रचनाएं इनकी है सुजान सागर, रसकेली वल्ली और घनानंद कवित प्रेम पत्रिका और प्रेम पहेली, प्रेम पद्धति, वियोग वेली, इश्क लता, विरह लीला और कृपकंद, लोकसार, सुजान हित और प्रीति पावस। तो ये सारी सारी रचनाएं हैं, और इसको देख लीजिए। रीतिकाल से संबंधित बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथनों को भी देख लेते हैं कि बच्चन सिंह ने क्या कहा है रीतिकाल के बारे में। तो भक्ति काल के भक्त कवियों को सीकरी से कोई काम न था, पर रीतिकाल के कवियों को सीकरी के बिना सरे न एको काम, ठीक है। तो ये बच्चन सिंह की बात है। कवि लोग कविता के सौदागर थे, सौदागरी पूंजीवाद के युग का प्रादुर्भाव हो और चूका था। कवि लोग कविता के सौदागर थे, सौदागरी पूंजीवाद के युग का प्रादुर्भाव हो चुका था, और लाखन खर्ची रची आखर खरीदे है। और देखिए क्या लिखा है, पद्माकर डंके की चोट पर कहते हैं, आखर लांगे लेत लाखन की शामा है। तो देखिए थोड़े अटपटे से लग सकते हैं आपको ये सब बोलने में, क्योंकि ये खड़ी बोली में नहीं है, तो इसलिए थोड़ा फेस करना पड़ता है डिफ़िकल्टी जब हम इसको पढ़ते हैं। इसको देख लेते हैं। जब हिंदी काव्य नायिका भेद और नक्सिक वर्णन में लगा हुआ था, भूषण ने इतिहास की उस प्राणवान धारा को पहचाना जो औरंगजेबी अत्याचार के विरुद्ध बह रही थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भूषण ने उस समय जहाँ सब लोग श्रृंगारिक रूप का वर्णन कर रहे थे, उन्होंने वीर रस का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। देव के शब्दों में शब्दार्थ का सार काव्य है, और काव्य का सार जो है रस है। और इसको देख लेते हैं। देव के शब्दों में देख लेते हैं, शब्दार्थ में काव्य कामधेनु है, जिसका दूध रस है और मक्खन है आनंद। डॉक्टर ग्रियर्सन के शब्दों में मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती। तो यह भी स्टेटमेंट पूछी जाती है, तो कथन में आ सकता है। और इसको देख लीजिए। डॉक्टर वासुदेव सिंह के शब्दों में घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। और नगेंद्र के शब्दों में रीतिकाव्य का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में हो गया था। और रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में घनानंद के संबंध में प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जावादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नगेंद्र शुक्ल ये कभी भी आ जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इनके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने हिंदी साहित्य में इतिहास ग्रंथ लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, और इनसे प्रश्न जो है स्वाभाविक रूप से बनते ही हैं। तो देखिए, अगर आपने रीतिकाल को नहीं पढ़ा है तो इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा, और इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम में दे रहा हूँ। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और हो सके तो या तो आप PDF को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, नहीं तो आप लेक्चर को 2 से 3 बार सुन लीजिए, ताकि आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाए, और केवल काम की जो चीज़ है, मक्खन रूपी आनंद है, आपको मिल जाए और आपका उसी से काम हो जाए।
तो देखिए आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नए तत्वों के साथ, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए ये जो हमारी सीरीज़ है चलती रहेगी, और इसकी जो प्रक्रिया है जब तक चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम हमारे कंडक्ट नहीं हो जाते। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।